India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जिला कलेक्टरों को दिए गए ईडी के समन को तमिलनाडु सरकार की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा किस कानून के तहत है ये आदेश। बेंगलुरु कोर्ट ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ रिश्वत मामले की दोबारा जांच करने का दिया निर्देश। क्लोजर रिपोर्ट विशेष एमपी एमएलए अदालत ने की थी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नया जमानत कानून लाने के लिए केंद्र से मांगी जानकारी, पूछा क्या सीबीआई अदालतें बनाने की आवश्यकता का पता लगाने का मूल्यांकन हुआ। अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट ने राहुल की अर्जी की खारिज। अब झारखंड हाई कोर्ट में चलेगा राहुल पर केस। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। तमिलनाडु सरकार ने जिला कलेक्टरों को ईडी के समन को चुनौती दी है। राज्य जिला कलेक्टरों को ईडी के समन को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तलब किया है। ये समन कथित रेत खनन घोटाले की ईडी की जांच के सिलसिले में जारी किए गए थे। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि केवल कलेक्टर ही अपनी व्यक्तिगत क्षमता में समन को चुनौती दे सकते थे, सरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कथित अवैध रेत खनन मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में जिला कलेक्टरों को ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करने की तमिलनाडु सरकार की स्थिति पर सवाल उठाया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हाई कोर्ट के 28 नवंबर के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले में जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन के संचालन पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस त्रिवेदी ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अपना अधिकार क्षेत्र प्रदर्शित करने को कहा। तमिलनाडु राज्य पर सवाल उठाते हुए न्यायाधीश ने शुरू में हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का सुझाव देते हुए कहा, राज्य ये रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है, किस कानून के तहत? आप हमें संतुष्ट करें कि राज्य की रुचि कैसे है और ये कैसे है प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ ये रिट याचिका दायर कर सकते हैं। राज्य कैसे व्यवस्थित है, हम इस आदेश पर रोक लगा देंगे। तमिलनाडु की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कैविएट पर पेश होते हुए इसका जोरदार विरोध किया और तर्क दिया कि किसी राज्य को ये रिट कार्रवाई शुरू करने से रोकने वाले कानून के तहत कोई रोक नहीं है। मुकुल रोहतगी ने जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष लंबित ईडी की रिट याचिका की ओर भी इशारा किया, जिसमें उसके अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ रिश्वत मामले की जांच
तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई। सीबीआई ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में एफआईआर और विरोधी के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्रियों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, जिला कलेक्टरों को सरकारी सेवक के रूप में जवाब देना होगा। पीएमएलए की धारा 50 ईडी को इस तरह की प्रारंभिक जांच करने का अधिकार देती है। रोहतगी ने पलटवार करते हुए कहा, वे अपराधी नहीं हैं, उन्हें बुलाया जाएगा। जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा, किसने कहा कि वे अपराधी हैं? ईडी जानकारी चाहता है, क्या उन्हें जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए? इसके जवाब में रोहतगी ने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय ने अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया, क्योंकि कोई भी अपराध पीएमएलए एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है। हालांकि न्यायाधीशों ने कहा कि 4 एफआईआर में ऐसे अपराध शामिल हैं जो धन शोधन रोधी कानून के तहत अनुसूची में शामिल हैं, जिसके आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज की गई। जब पीठ ने संकेत दिया कि वो नोटिस जारी करेगी और कलेक्टरों से जवाब मांगेगी, तो तमिलनाडु राज्य ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति देने पर जोर दिया। अब सुनवाई सोमवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर बेंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े 2022 के रिश्वत मामले में फिर से अपनी जांच शुरू करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इसकी क्लोजर रिपोर्ट एक विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी। बीजेपी नेता NR रमेश ने 2015 में अपने दोस्त से रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दायर किया था। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने लोकायुक्त पुलिस को नई जांच शुरू करने और अगले 6 महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने मामले को 22 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल के दौरान बेंगलुरु टर्फ क्लब के प्रबंधक और प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में विवेकानंद को नियुक्त करने के लिए पैसे लिए गए थे। सिद्धारमैया ने दावा किया कि ये राशि ऋण के रूप में ली गई थी और इसका खुलासा उनके चुनावी हलफनामे में किया गया था। हालांकि रमेश ने कहा कि पैसा चुकाया नहीं गया था। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि पैसे के बदले में विवेकानंद को क्लब के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो घूस के समान था। इसने मुख्यमंत्री पर आयकर अधिनियम का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभालने के तुरंत बाद लोकायुक्त पुलिस ने अदालत में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। रमेश का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अवैधता का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट पर आपत्ति जताई और अदालत को मामले से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराए। कोर्ट ने बुधवार को लोकायुक्त पुलिस को नए सिरे से जांच कर 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से ये बताने को कहा कि क्या वो सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में अपने 2022 के फैसले में कोर्ट द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार नया जमानत कानून लाने पर विचार कर रहा है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस SBN भट्टी की खंडपीठ ने सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले में निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने को कहा। खंडपीठ ने केंद्र को ये भी सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या उच्च लंबित मामलों वाले जिलों में अपेक्षित डेटा के साथ अतिरिक्त विशेष अदालतें बनाने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया। न्यायालय ने केंद्र को ये भी निर्देश दिया कि वो न्यायालय को सूचित करे कि उसके दायरे में आने वाली
सीबीआई के अलावा अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्येंद्र कुमार अंतिल के मामले में दिए गए निर्देशों का पालन कर रही है या नहीं। सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले में 2022 के फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को जमानत देने की सुव्यवस्थित करने के लिए जमानत अधिनियम की प्रकृति में विशेष अधिनियम पेश करने की सिफारिश की। खंडपीठ ने गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने और जमानत याचिकाओं के निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए कई निर्देश भी पारित किए। न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। नंबर 1, भारत सरकार जमानत अधिनियम की प्रकृति में अलग अधिनियम की शुरुआत पर विचार कर सकती है, जिससे जमानत देने की सुव्यवस्थित किया जा सके। नंबर 2, जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी संहिता की धारा 41 और 41A के आदेश और अर्नेश कुमार मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। उनकी ओर से की गई किसी भी लापरवाही को अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। नंबर 3, अदालतों को संहिता की धारा 41 और 41A के अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करना होगा। कोई भी गैर अनुपालन आरोपी को जमानत देने का हकदार बना देगा। और इस सप्ताह की शुरुआत में सीजेआई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया कि न्यायालय से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना वन क्षेत्रों के भीतर चिड़ियाघरों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली अन्य पीठ ने पहले इसी मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि क्या उन्होंने सीजेआई की पीठ को इस तथ्य के बारे में सूचित किया गया। पीठ ने ये भी निर्देश दिया कि संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संदर्भित चिड़ियाघर सफारी की स्थापना के किसी भी प्रस्ताव को पूर्व अनुमति के बिना अंतिम रूप से मंजूरी नहीं दी जाएगी। पीठ ने अंतरिम आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया हम बाघ अभयारण्यों या राष्ट्रीय उद्यान के अंदर चिड़ियाघर होने की आवश्यकता की सराहना नहीं करते। इन्हें संरक्षित करने की अवधारणा जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रहने की अनुमति देना है, न कि कृत्रिम वातावरण में। इसलिए हम ये भी कहते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को बाघ अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर ऐसी सफारी की अनुमति देने के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना होगा। अगले आदेश तक अधिकारियों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव और बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों के भीतर कोई भी निर्माण करने से रोका जाता। सुप्रीम कोर्ट एक अहम आदेश में गरीब कैदियों को सहायता योजना को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया या SOP दर्ज किया है। संघ ने इस प्रक्रिया का प्रस्ताव तब रखा जब न्यायालय सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के ऐतिहासिक फैसले में निर्देशों के अनुपालन की जांच कर रहा था। सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले में 2022 के फैसले में न्यायालय ने जेल पर जमानत नियम के महत्व पर जोर दिया और अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए किए निर्देश जारी। जस्टिस M सुंदरेश और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ ने 13 फरवरी को नवीनतम आदेश में राज्यों और उनके हाईकोर्ट द्वारा इसके अनुपालन के लिए कुछ अन्य निर्देश पारित किए। इसके अलावा न्यायालय ने गरीब कैदियों की सहायता के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया शीर्षक वाली इस SOP को भी ध्यान में रखा। संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान आदेश में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने कहा
अगर केंद्र सरकार द्वारा एसओपी लागू किया जाता है तो वास्तव में समर्पित अधिकार प्राप्त समिति और फंड आदि की स्थापना के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की स्थिति में राहत मिलेगी। एसओपी को 3 भागों में बांटा गया। इसने गरीब कैदियों, विचाराधीन कैदियों और सजायाफ्ता कैदियों को सहायता के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश प्रस्तावित किए। गरीब कैदियों के लिए एसओपी में लिए हर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अधिकार प्राप्त समिति के गठन का प्रावधान है। ये समिति प्रत्येक मामले में जमानत हासिल करने या जुर्माना अदा करने आदि के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता का आकलन करेगी। एसओपी में कहा गया, राज्य केंद्र शासित प्रदेश मामले दर मामले के आधार पर अपेक्षित राशि निकालेंगे और कैदी को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी को इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में 3 मामले चल रहे हैं। एक मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले में भी राहुल गांधी की ओर से झारखंड में कैविशिंग पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन ये खारिज हो गई थी। राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में 3 मामले चल रहे हैं। एक मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। इस मामले में भी राहुल गांधी की ओर से झारखंड में पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन ये खारिज हो गई थी। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ही सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। उसी आधार पर उन्हें लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उन्हें उनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो गई थी। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कई मीडिया हाउस गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वो बिहार बीजेपी के मार्फ या डिजिटल तरीके से छेड़छाड़ किए गए तस्वीरों को हटा दें। महिला विधायक की उनके राजनीतिक सहयोगियों के साथ छेड़छाड़ करके तस्वीरों को प्रसारित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने अपमानजनक और छेड़छाड़ करके प्रसारित की गई तस्वीरों को हटाने का विभिन्न मीडिया हाउस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजनों को निर्देश दिया। महिला विधायक ने याचिका दायर कर दावा किया कि तस्वीर से छेड़छाड़ करके विधायक और उनके राजनीतिक सहयोगियों को एक दूसरे के करीब दिखाया गया। महिला विधायक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने अंतरिम आदेश पारित करने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि संबंधित तस्वीरों से उनकी मुवक्किल की छवि को नुकसान हुआ है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने निर्देश पारित किया और स्पष्ट किया कि ये आदेश समाचार प्लेटफॉर्म को वायरल हो रही छवियों या इस संबंध में शुरू की गई कार्यवाही
के संबंध में तथ्यात्मक विवाद के बारे में रिपोर्ट करने से नहीं रोकेगा। हालांकि यह रेखांकित किया गया कि छवियों की वास्तविकता पर कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए और विधायक के स्तर को भी उतनी ही प्रमुखता दी जाती है कि तस्वीरें छेड़छाड़ की गई हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ये आदेश किसी भी छवि के प्रकाशन के रास्ते में नहीं आएगा अगर प्रकाशक ने छवियों की सत्यता की पुष्टि कर ली है और विचाराधीन छवियों के संबंध में औचित्य का बचाव करना चाहता है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अनुबंध के उल्लंघन के कारण आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं से पैसे की वसूली के लिए पुलिस से प्रार्थना की गई है। पुलिस को उन आरोपों की जांच करनी है जो एक आपराधिक कृत्य का खुलासा करते हैं। पुलिस के पास धन की वसूली करने या धन की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि धन वसूली के लिए किस तरह की सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही की जा सकती है। पुलिस को उन आरोपों की इन्वेस्टिगेशन करनी है जो एक क्रिमिनल एक्ट को डिस्क्लोज करते हैं। पुलिस के पास मनी रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट के रूप में काम करने की शक्ति और अधिकार नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना और ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हाल ही में ललित चतुर्वेदी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स में नोट किया। जिस केस की बात मैं आज कर रहा हूं उसमें कंप्लेनेंट का एकमात्र शिकायत कंप्लेनेंट की बार बार याद दिलाने के बावजूद अपीलकर्ता द्वारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट के भुगतान करने में फेलियर के संबंध में थी। अपीलकर्ता आरोपी के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 405 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसलिए उच्च न्यायालय ने एपेलेंट आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाहियों के रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन अरेस्ट से प्रोटेक्शन प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद के बार बार दिए गए फैसलों को लागू नहीं करने पर ही हाईकोर्ट के कंडक्ट पर नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जब भी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के उल्लंघन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज होने वाले आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने का काम हो। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि जब कोई ऑफेंस क्राइम नहीं बनाता है तो किसी व्यक्ति को लंबे वर्षों तक मुकदमेबाजी का उत्पीड़न नहीं सहना चाहिए। और फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.